कैसे हैं दोस्तों। आज का वीडियो YouTube क्या है, YouTube को समझने के लिए मैं बना रहा हूँ कि हाउ टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि YouTube का कंटेंट ऑप्टिमाइज हो या रैंकिंग हो, ये जो पूरा खेल है ये किस तरीके से काम करता है। ऑर्गेनिक सर्च क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्रेशंस क्या है, और अगर आपको अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना है, क्या आज के दिन में आपके पास वो ऑप्शन है भी या नहीं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको डरा रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, नहीं। समझने वाली बात है, ऑर्गेनिक रीच का जगह है या नहीं। YouTube ने क्या एल्गोरिदम को इस तरीके से ट्वीक किया है कि बिना प्रमोशन के आपका वीडियो एक लेवल तक जा ही नहीं सकता। नोटिफिकेशन जो बेल है, बेल नोटिफिकेशन जो है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अचानक से उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सब्सक्राइबर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, एक वीडियो किस बेसिस पे पॉपुलर होता है। मतलब रैंडमली बहुत लोग सोचते हैं बहुत कुछ। हमको कभी कभी लगता है कि कोई वीडियो शायद उसके थंबनेल की वजह से पॉपुलर होता है, बहुत सारे लोगों को वो लगता है कि वीडियो कंटेंट की वजह से पॉपुलर होता है। चलिए, कंटेंट जो पॉपुलर हुए हैं वो कंटेंट कैसा है, क्वालिटी है, ये जजमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको पता है, आपने देखा है जो वायरल कंटेंट है वो कैसा कंटेंट है, उसका एनालिसिस क्या है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूजिक रिलेटेड चीज़ें हो या फिर कोई भी स्किट हो या भुवन बाम हो या कोई भी हो। जब पॉपुलर हुए हैं उनके कंटेंट में एक क्वालिटी तो है। कंटेंट इज अट्रैक्टिव, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। कंटेंट तो अट्रैक्टिव है, नॉट ऑल में भी, मगर मोस्टली अट्रैक्टिव है। लेकिन अट्रैक्टिव के सिवाय और क्या है। अट्रैक्टिव तो बहुत सारे कंटेंट है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें बना रखी हैं जो यूट्यूब में कहीं नहीं पहुंचा है। लेकिन अभी यूट्यूब आप खोलेंगे तो आपको 3-4 चीज़ें बार बार आपके टाइमलाइन पे दिखेगी। क्या है ये 3-4 चीज़ें? एक, प्रोमोटेड कंटेंट। प्रोमोटेड कंटेंट कहाँ से आ रहा है? अगर आपने यूट्यूब में कहीं गाना सुना है, टी सीरीज, जी म्यूजिक या ऐसे किसी से गाने सुने हैं, तो उस चैनल से गाना नए कुछ रिलीज हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो पुश हो रहा है। आपने सब्सक्राइब भले ही किया हो या ना हो, सूटेबल फॉर यू बोल के यूट्यूब अपने आप उसको आपकी तरफ पुश कर रहा है। बिकॉज ये लोग पैसे भी बहुत लगाते हैं, प्रमोशन भी बहुत करते हैं, तगड़ा प्रमोशन करते हैं। एक एक वीडियो पे कम से कम 10-12 लाख रुपए खर्चा करते हैं, तब जाके वीडियो में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। 30 मिलियन, 40 मिलियन, कोई काउंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि बिना पैसा लगाए वीडियो पॉपुलर हो ही नहीं सकता? क्या एक्चुअली में यूट्यूब एक ऐसा सोने का पिंजरा है जो हम लोगों को दिखाता है कि ये देखो कितना चकाचौंध है, कितनी अच्छी चीज़ है, कहाँ तुम पहुँच सकते हो, लेकिन एक्चुअली हम सब बंद हैं मे बी उस पिंजरे के अंदर, एंड दैट्स वाई हम कहीं पहुँच ही नहीं सकते यूट्यूब में। क्या ये है सच्चाई? आप लोग हमेशा अगर आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कुछ लगे ना आप लोगों को कि मैं गलत बोल रहा हूँ, या फिर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको छोड़ के और भी कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल है, तो वो मुझे भेजिएगा। कैसे भेजिएगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये तो सही नहीं है, ये जो वीडियो देखिए ना, ये कैसे पॉपुलर हुआ, तो उसका भी मैं एनालिसिस करूँगा, मैं बताऊँगा कि वो कैसे हुआ है। फिलहाल थोड़ा यूट्यूब एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करते हैं कि यूट्यूब है क्या। यूट्यूब आने से पहले हम लोगों के पास क्या हुआ करता था? कैसेट, कैसेट प्लेयर, याद है सबको? ये हुआ करता था यूट्यूब होने से पहले। सिस्टम क्या था? सिस्टम ऐसा कुछ एक बॉक्स आया करता था और उसमें ऐसा कैसेट आता था जिसपे गाने रिकॉर्ड हुआ करते थे। जैसे आजकल रिकॉर्ड डिजिटली हो रहा है, वैसे उस टाइम पे
एनालॉग रिकॉर्डिंग हुआ करता था, और एक कैसेट में 8 या 10 या 12 गाने का एक एल्बम हुआ करता था। यानी एक गाना सिंगल जो हम बोलते हैं, या एक कुछ कंटेंट, सिर्फ कंटेंट के लिए तो जगह ही नहीं थी उस हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा है अभी। उस ज़माने में अगर कुछ करना होता तो मतलब गाना रिलीज, कैसेट रिलीज करना मतलब गाना रिलीज करना होता था। तो इट वाज प्राइमरीली फॉर सॉन्ग्स। समझने की कोशिश कीजिए, गाने का ये मीडियम बिल्कुल अलग था, इसके साथ कोई और कंटेंट का कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि गाना प्राइमरीली लोग सुनते थे। कुछ भी कर रहे हो, टेप रिकॉर्डर चला दिया, गाना चल रहा है, या ऐसे ही संडे को बैठ के चाय के कप के साथ गाना सुन रहे। डांस का फॉर्मेट ये था कि डांस, जब तक लाइव टेलीकास्ट का प्रचलन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, डांस लोग देखने जाते थे या टीवी पे होता था, रिकॉर्डेड डांस हुआ करता था, या फिर लोग देखने जाते थे लाइव परफॉर्मेंस। उसका एक अलग वर्जन था, और उसके साथ म्यूजिक का कोई कंपटीशन नहीं था कंटेंट के हिसाब से। मतलब जैसे बोलते हैं ना, आम और ऑरेंज के बीच में, लाइक ऑरेंजेस एंड मैंगोज के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। इसी तरीके से म्यूजिक और डांस दोनों अलग अलग वर्जन ऑफ आर्ट है, उसके बीच में कोई कंपैरिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उस जमाने में था। उसके बाद अगर कोई दूसरा कंटेंट हो, जैसे कोई कहानी बोलना चाहता है, कोई कुछ कहानी बताना चाहता है, स्किट, जो इसको क्या बोलते हैं, भुवन बाम जो करता है, वो भूल रहा हूँ मैं उसको वर्ड को भूल रहा हूँ मैं। सो जो भी हो, वो एक स्किट के वर्जन में जो कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए लोग किताब लिखते थे। शॉर्ट, या तो शॉर्ट हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, या नॉवल हो, या कुछ भी अलग तरीके से वो अपना, या मैगजीन पे लिखते थे। अलग अलग मैगजीन्स आते थे हमारे ज़माने में, मतलब उस मैगजीन में महीने में एक बार वो मैगजीन पब्लिश होता था, और उसमें कोई नॉवल, कोई शॉर्ट स्टोरी, या कोई पोइट्री, या कोई निबंध, या कोई किसी टॉपिक पे कुछ एनालिसिस हो, या कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप का किसी ने कुछ किया हो, किसी ने कुछ स्टडी किया है, उसका रिपोर्ट जो है, सारी चीज़ें मैगजीन्स में आती थी। उसके साथ भी म्यूज़िक का कोई रिश्ता नहीं था। ध्यान से सोचिए, ठीक है। म्यूज़िक, डांस, डॉक्यूमेंट्री, नॉवल, स्किट्स, ये सारी चीज़ों का अलग अलग मार्केट प्लेस हुआ करता था, यानी जहाँ ये सारी चीज़ें बेची जाती थी। करेक्ट? कहाँ बेची जाती थी? कैसेट बेची जाती थी म्यूज़िक शॉप में। म्यूज़िक परफॉर्मेंस या फिर डांस परफॉर्मेंस के टिकट बेचे जाते थे, या टीवी पे दिखाया जाता था। करेक्ट? और मैगजीन्स हमें ख़रीदने पड़ते थे। कोई भी मैगज़ीन, आज जब आप गूगल खोलेंगे, समझ लीजिए आपको टाइम मैगज़ीन का आज का एडिशन पढ़ना है, आप खोल के एक हद तक फ्री उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मांगेगा वो, लेकिन कुछ हद तक फ्री है। तो उस ज़माने में वो दुकानें हुआ करती थी जहाँ जाके आप किताब पढ़ते थे, मतलब वहाँ पे देखते थे, उलट पुलट के देखते थे। अगर आपको अच्छा लगा जो कंटेंट उन्होंने कवर किया है उनके मैगजीन में, आप खरीद के लेके आते थे। 50 रुपये, 60 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये के भी मैगजीन हुआ करते थे उस ज़माने में। तो ये एक अलग सिस्टम था। ये मार्केट प्लेस जो था तीनों का अलग था। और मूवीज़, जो सारी चीज़ें अभी अगेन यूट्यूब पे आ गई हैं, मतलब डांस म्यूज़िक वीडियो जिसे कहते हैं, म्यूज़िक वीडियो बोल के जो चीज़ था वो तो बाद में आया, जब MTV ने म्यूज़िक वीडियो बनाने शुरू किए। वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। तो म्यूज़िक वीडियो जब से आया, तो उसके बाद से कैसेट पे तो म्यूज़िक वीडियो नहीं देखा जा सकता था। तब क्या आया? कॉम्पैक्ट डिस्क का नाम आप सब ने सुना होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तब आया कॉम्पैक्ट डिस्क। मैं इतना गहराई में क्यों जा रहा हूँ, आपको पूरा मामला जो है समझने की ज़रूरत है। और ये पॉडकास्ट है तो मैं बोलूँगा, अगर आपको पसंद ना आए, अगर आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं, तो घूम के आइए, थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए, आपके ऊपर है। आप क्या करेंगे उसके ऊपर सोच के मैं मेरा कंटेंट चेंज नहीं करने वाला, एटलीस्ट नॉट इन माई पॉडकास्ट। तो मेरा ये बोलने का रीज़न ये है कि एक टाइम पे हमारे जो कंटेंट
देखने की भूख थी, जो चीज़ हम देखना या सुनना चाहते थे उस चीज़ को हम खरीदते थे। ध्यान से सोचिए, वी यूज टू बाई, चाहे वो कैसेट हो, चाहे वो VHS टेप हो, चाहे वो DVD हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो गेम्स हो। PUBG याद है ना सबको, बैन कर दिया सरकार ने, क्योंकि चाइना उससे डेटा निकाल रही थी। कौन किससे डेटा और किससे कौन तेल निकाल रहा है या रहा था या रहेगा, ये तो हमें पता नहीं, सिर्फ ऊपर वाला जानता है। लेकिन हाँ, हमारे देश के सरकार का कहना है कि PUBG इज़ नॉट गुड, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो ठीक है, तो PUBG जैसे हज़ारों गेम्स हैं, और मोबाइल गेम्स जो है दिन ब दिन डम से डम्बर बनते जा रहे हैं, यानी स्टूपिड गेम्स एक से एक आ रहे हैं। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज का टॉपिक है यूट्यूब क्या है। क्या यूट्यूब सोने का पिंजरा है? इज यूट्यूब गोल्डन प्रिजन? तो कहाँ से कंटेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ? अब ये जो मार्केट प्लेस हुआ करते थे, ये लोकलाइज्ड हुआ करते थे। कंटेंट मार्केट प्लेस लोकलाइज्ड माने मतलब मैं जब छोटा था, मुझे लकी अली का सिफर एल्बम खरीदने के लिए 2 हफ्ते का वेट करना पड़ा। मैंने ऑर्डर किया उसको, वो बंदा शहर गया, बड़े शहर में गया, जो मेरा डीलर था, बड़े शहर में जाके उसने ऑर्डर दिया, वहाँ पे उसको मिले और वो वहाँ से लेके आया। तो मैं हर 3 दिन में जा जाके पूछता था, दादा आया, दादा आया। तो मुझे मिला 2 हफ्ते में। मतलब कंटेंट फ्रीली अवेलेबल नहीं था, विच वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ दैट सिस्टम। करेक्ट, कि उस जमाने में कंटेंट फ्रीली अवेलेबल नहीं था, और इसी वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट देखने या सुनने से हम लोग वंचित रह जाते थे। वी यूज्ड टू बी डिप्राइव्ड ऑफ सीइंग लॉट ऑफ गुड कंटेंट विच वाज नॉट अवेलेबल टू अस, क्योंकि या तो वो कैसेट फॉर्मेट में था या बुक फॉर्मेट में था, जो हमारे पास आने का कोई चांस ही नहीं था, है ना। ये था प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई टेक्नोलॉजी के जरिए। कैसे? टेक्नोलॉजी ने जब बदला सोसाइटी को, किस तरीके से बदला? टेक्नोलॉजी ने जो इंफॉर्मेशन है, जो सीडी, इतना बड़ा जो सीडी आप देख रहे हैं ना, ये सीडी का जो पूरा इंफॉर्मेशन है, इसने डाला किस चीज पे? माइक्रोचिप पे। माइक्रोचिप इस तरीके का कुछ दिखता है, आप सबको पता है, आपके मोबाइल फ़ोन में है, आपके कंप्यूटर में है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ करें, आपके क्रेडिट कार्ड में है, सब जगह पे, आपके सिम कार्ड में है। ये माइक्रोचिप है। ये माइक्रोचिप ने बदला है आपके और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, और पूरा जो रेवोल्यूशन आया है, ये माइक्रोचिप का ही काम है। अब समझना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रोचिप में इंफॉर्मेशन बहुत सारा इंफॉर्मेशन छोटी जगह में डाला गया, मतलब स्पेस सेव किया गया, और उसको सबसे बड़ी बात जो थी, एनालॉग से डिजिटल कर दिया गया। डिजिटल मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसफर करके कंप्यूटर में स्टोर कर दिया गया। मतलब आपका जो डेटा है, जो मेरा बुक था या जो मेरा म्यूजिक था, म्यूजिक आता था कैसेट में, बुक आता था प्रिंटेड पेपर में या मैगजीन में, या डांस होता था आमने सामने, पर्सनल इंटरैक्शन, दोस्तों के बीच में जो बातचीत होती थी, वाइन्स, हाँ वाइन्स ये वर्ड है जो उस टाइम पे मैं ढूंढ रहा था, भुवन बाम के जो वाइन्स हैं, वो सारी चीज़ें जो थी, जिसको स्किट या थिएटर काइंड ऑफ कहा जाता था, मोनोलॉग हुआ करता था, जो एक आदमी 4-5 रोल कर रहा है उसको मोनोलॉग बोला करते थे, वो थिएटर का एक हिस्सा हुआ करता था, आज भी है, लेकिन वो डाइंग है, अभी कोई बहुत कम लोग जाके देखते हैं शायद। तो ये जो अलग अलग फॉर्मेट में हमारे कंटेंट को हमारे सामने लाया जाता था, अलग अलग एनालॉग फॉर्मेट में, उसको डिजिटाइज कर दिया गया, यानी सारी चीजें एक ही फॉर्मेट में, एक ही डब्बे के अंदर बंद कर दी गई, और वो डब्बा है आपका कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाल तो दिया गया, लेकिन कंप्यूटर से, मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने का रास्ता तब आसान हुआ जब इंटरनेट आया।
इंटरनेट ने क्या किया, उस डिजिटल डेटा को खाली ट्रांसमिशन का यानी चलने का रास्ता दे दिया, और जैसे रास्ता मिल गया कंटेंट फ्लो होना शुरू हुआ, यानी पूरी दुनिया की कंटेंट एक दूसरे के लिए खुल गई। अफ्रीका का गाना मैं सुन सकता हूँ, मेरा गाना इंडिया का गाना जाके कोई ईरान में, इराक में या फिर यूएसए में सुन सकता है, एंटार्क्टिका में बैठ के सुन सकता है। उसको क्या चाहिए होगा, सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके डाल दी गई कंप्यूटर के अंदर। यहां तक का खेल, यहां तक का जो मामला है, जर्नी है, काफी प्रॉमिसिंग था, काफी एनकरेजिंग था। क्यों? क्योंकि इस चीज ने जो है, इस डेटा ट्रांसमिशन ने एक नया मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिया सोसाइटी को, जो है डिजिटल कम्युनिकेशन। यानी मैं और आप आमने सामने ना बैठे हुए भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, मतलब मिलने की कोई जरूरत नहीं रही। यू कैन इंटरैक्ट विद समवन वाया योर कंप्यूटर और ईमेल, और बाद में जो आया हमारे स्मार्टफोन, भाई साहब बड़े ही स्मार्ट हैं हम सबको, जिसने बहुत बड़ा उल्लू बना के रखा है। घर पे बैठ के दोस्तों के साथ 4 हाई हेलो बोल देते हैं और हमें लगता है कि दोस्ती वैसी की वैसी रह जाएगी, जो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप सबको पता है ऐसे नहीं रहती दोस्ती, कोई भी रिश्ता सिर्फ 4 वर्ड्स, 4 शब्द लिख देने से दोस्ती या रिश्ता नहीं टिकता। लेकिन ये बात हमें पता था, लेकिन मशीन को कैसे पता होगा? मशीन तो सोच नहीं सकता, उसके पास इमोशन नहीं है, करेक्ट? तो मशीन ने क्या किया फिर? मशीन ने पूरा जो ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिजिटाइज किया। मशीन ने नहीं किया, इंसानों ने किया। टेक्नोलॉजिकल जो गुरुज थे, जो जिन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया, जिन्होंने डेटा ट्रांसमिशन, माइक्रोचिप का जिसने इन्वेंशन किया, ट्रांजिस्टर का, माइक्रोचिप के पीछे है ट्रांजिस्टर, जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर है, उसका जिसने इन्वेंशन किया है, दे मेड दिस पॉसिबल, बट दे डिडंट नो कि वो कहाँ तक हमें ले जा सकता है। अब आते हैं यूट्यूब पे। अब आप समझ गए कि यूट्यूब एक ऐसा मार्केट प्लेस है। मैं मार्केट प्लेस बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा। यूट्यूब कोई कंटेंट प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सब लोग अपने अपने जो सामान है उसको बेच रहे हैं। आप या मैं मेरे कंटेंट को यूट्यूब में लाके बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बेचने का मार्केट प्लेस जो है वो खत्म हो चुका है। समझने की कोशिश कीजिए, जहां पे ट्रेडिशनली सारी चीजें बेची जाती थी वो अब है नहीं। हमको कहीं पे तो जाके हमारा जो चीज हम बेच रहे हैं, आप अपना विजडम बेच रहे हैं, कोई अपना नॉलेज बेच रहा है, कोई अपना एनालिसिस बेच रहा है, कोई अपना आर्ट बेच रहा है, कोई अपना चेहरा बेच रहा है, कोई अपना गला बेच रहा है ना? ये जो मार्केट प्लेस है, दिस इज अ प्लेस फॉर सेलिंग योर क्राफ्ट, जो भी है। यूट्यूब वो मार्केट प्लेस है। प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ पे आया जब ये मार्केट प्लेस सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना देके इक्वलिटी ऑफ आउटकम की बातें करता है। मतलब सबको सब यहाँ पे सेम है। एक जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट कर दिया ना कि सब लोग सेम है, ऐसा स्टेटमेंट है यूट्यूब का। सब सेम है यूट्यूब की नज़र में। मैं डिफरेंट नहीं, आप डिफरेंट नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर मेरे दोस्तों, यूट्यूब किस तरीके से डिफरेंशिएट करेगा कि ये गाना है, ये डांस है, उसके पास क्या क्या क्राइटेरिया है कि वो पहले खुद एक स्टैंडर्ड या एक लेवल हो, या फिर एक उसको क्या बोलेंगे, एक कॉमन मार्केट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो कैसे इंश्योर होगा? ये था और है अभी भी सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा, मार्केट प्लेस कैसा होता है? मार्केट प्लेस में सारी चीजें जो हैं, अगर आप दुकान में गए हो तो आपको पता है उस दुकान में सारी चीजें शोकेस में रखी हुई रहती हैं, आपको दिखने का आपके पास ऑप्शन है। क्या यूट्यूब में ये ऑप्शन है?
आइए देखते हैं। यूट्यूब मैं खोल रहा हूँ, मैं फिलहाल मेरे एक चैनल में साइंड इन हूँ। अब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब होम में ये पहला, सबसे पहला ही है 4 and 5 BHK डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स एट बांद्रा वेस्ट। तो बेच रहा है, सीधा सीधा दिख ना ऐड, सीधा सीधा, ठीक है, ऐड दिखा रहा है, लिखा हुआ है ये ऐड, वीडियो डिस्कवरी ऐड। उसके बाद मैंने शायद सारेगामा में विजिट किया था, तो इसलिए सारेगामा का एक गाना यहाँ पे 72 डेज इन जंगल एंड बिल्डिंग हिडन हाउस, मैंने कभी ये सर्च नहीं किया, पता नहीं कैसे आया। मोस्ट सरप्राइजिंग रिटर्न्स ऑफ 2020, मैंने कभी, मुझे याद नहीं है कि WWF का कोई भी वीडियो मैंने देखा है, ठीक है। अविची वेक मी अप ऑफिशियल वीडियो, अविची शायद मैंने सर्च किया था, टी सीरीज भी मैंने सर्च किया था। ये एयरटेल का ऐड कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, ये भी मैंने सर्च किया था, मे बी grow.com, तो यहाँ से आ रहा है यानी। और ये क्या, कोल्ड प्ले, ये भी मैंने सर्च किया था, ये मैंने नहीं सर्च किया है, लेकिन रिलेटेड टू माई सर्च है। ये दिल ही तो है सारेगामा, फिर से एयरटेल, यानी एक पैटर्न नोटिस कीजिए, ये है कॉमेडी, ये है एनिमल, ये देखिए ये बीबी की वाइन्स, फिर से कॉमेडी, ये क्या है, फाइट, ये क्या है, एंटरटेनमेंट, ये क्या है, स्टॉक, यानी पैसा कमाना, यानी बिजनेस। ये क्या कर रहा है, एल्गोरिथम को समझने की कोशिश कीजिए। अब तक हमने इसको कैसे देखा, ये जो वीडियोस मेरे होम स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैंने इसको कैसे देखा। पहला ऐड, एंटरटेनमेंट, एडवेंचर, फाइट स्लैश सर्वाइवल स्लैश एंटरटेनमेंट, म्यूजिक यानी एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, एडवेंचर, एनिमल किंगडम, कुछ भी हो, एडवेंचर हो सकता है, एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट, एडवेंचर, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एंटरटेनमेंट। यानी YouTube मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है एक ऐसा आदमी जिसको सिर्फ या तो एंटरटेनमेंट पसंद है या बिजनेस। मेरे को YouTube ने क्लासिफाई कर लिया। It has classified me into a person who probably likes to see entertainment videos or business related videos. YouTube ने मुझे इस कैटेगरी में डाला है। अब आप पूछेंगे, अब ये जो मैंने किया ना, ये एक्सरसाइज आप लोग करिए, अपने YouTube होम स्क्रीन को खोलिए, खोल के देखिए कि आपका जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, पहला ऐड ही मिलेगा आपको 100%। उसके बाद जो सेग्रीगेशन है वो कैसे हो रहा है, YouTube आपको समझता क्या है, पहले ये खुद समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप कंट्रोल में नहीं है। मैंने इनमें से 90% चीज़ें कभी सर्च नहीं की, मैंने 1-2 चीज़ें सर्च की, उसके बिना पे इसने मुझे ऑलरेडी जज कर लिया। ये तो ये इस आदमी को यही दिखाऊंगा मैं। तो ये जो मार्केट प्लेस है, इस मार्केट प्लेस में आपको आपका शोकेस और मेरा शोकेस अलग हुआ। यानी आप अगर एक दुकान में गए और आपको XYZ चीज़ें दिखी, आप उसमें से चूज़ करेंगे। और मैं दुकान में गया, मुझे XYZ दिखी नहीं, मुझे ABC दिखा, तो मैं उनमें से चूज़ करूँगा। सही है कि गलत? गलत है तो कमेंट में लिखिए कि यार समझ में नहीं आया। फिर से बता रहा हूँ, आप दुकान में गए, आपको XYZ चीज़ें दिखाई गई, उनमें से आप चूज़ करेंगे और ख़रीदेंगे। मैं दुकान में गया, मुझे XYZ चीज़ें दिखी ही नहीं, मुझे ABC ये 3 चीज़ें दिखी, तो मैं उन्हीं में से खरीदूंगा ना। तो फिर मार्केट प्लेस फेयर कैसे हुआ? ये जो फेयर, हमारे ज़माने में हमेशा हम कहते थे मार्केट प्लेस शुड ऑलवेज बी फेयर। फेयर का मतलब क्या है? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? जो एक बच्चा जो गरीब हो और एक बच्चा जो अमीर हो, दोनों को पढ़ाई के लिए सिमिलर सुविधाएं मिलनी चाहिए। रिजल्ट वो क्या करेगा ये उन दोनों के टैलेंट के ऊपर है, लेकिन अगर उनको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज दी गई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, कि उनके पास पैसा है या पैसा नहीं है, ये बिना सोचे अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी गई तो वो
अपना टैलेंट कंप्लीटली दिखा पाएंगे। यानी फिजिक्स या साइंस के हिसाब से इनिशियल कंडीशंस हैज टू बी द सेम, तब जाके आप दोनों चीज को जज कर पाओगे कि ठीक है दोनों सेम जगह से। जैसे रेस में होता है, सब लोग एक जगह से शुरू करते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, दुनिया का रूल है, सब लोग नहीं जीत सकते। यानी YouTube मार्केट प्लेस के हिसाब से बड़ा ही बेतुका अनफेयर मार्केट प्लेस है। क्यों? क्योंकि अगर YouTube एक फेयर मार्केट प्लेस होता तो उसको क्या करना चाहिए था, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उतने लोगों को वो उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेग्रीगेट या जज नहीं करता, सेग्रीगेट कर सकता है। आज अगर YouTube खोलने के बाद YouTube मुझे पूछे, जैसे नेटफ्लिक्स खोलेंगे वो पूछेगा, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म्स आप खोलेंगे ना वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन कौन से कंटेंट देखने हैं। YouTube भी पूछता है, सही बात है। अब ये जो कौन कौन से कंटेंट, मतलब कंटेंट का जो कैटेगराइजेशन है, अगर इसी में भेद हो तो, अगर इसी में परेशानी हो तो, नहीं समझे। समझ लीजिए ये जो है YouTube, अगर आप YouTube वीडियो के, समझ लीजिए मैं YouTube स्टूडियो में जा रहा हूँ, ठीक है, YouTube स्टूडियो में जाके कोई भी मेरा जो कंटेंट है उस पर जाऊँगा मैं, समझ लीजिए। देखिए अब इसका जो डिटेल्स है इस सेक्शन में, यहाँ देखिए इसका जो कैटेगरी आता है, ये कैटेगरी, इसमें क्या क्या है, फिल्म एंड एनिमेशन, ऑटोज, व्हीकल्स, म्यूजिक, पेट्स एंड एनिमल्स, स्पोर्ट्स, ट्रैवल्स एंड इवेंट्स, गेमिंग, पीपल एंड ब्लॉग्स, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। इनमें अगर आप एनालिस्ट्स का रिजल्ट्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्लिक होता है एंटरटेनमेंट पे, उसके बाद होता है म्यूज़िक पे, बिजनेस पे भी होता है, बिजनेस नहीं है, बिजनेस, एडुकेशन पे होता है बहुत ज़्यादा, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स बहुत पॉपुलर है। तो ये पूरा YouTube जो आपको जज कर रहा है, इसका बेसिस ये मोटे मोटे जो डिमार्केशन फैक्टर्स है ना, ये है, ठीक है। अब कोई एक बंदा, जैसे मेरा ये है YouTube ट्रेनिंग जो मैं लेता हूँ नॉर्मली, तो YouTube ट्रेनिंग को मैंने एजुकेशन के अंदर डाला है, कोई इसको पीपल एंड ब्लॉग्स के अंदर डालेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पकड़ के करवा नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि YouTube खुद उसको डाल रहा है। प्रॉब्लम को समझिए, ये लोगों के हाथ पे छोड़ दिया गया है कि भाई तू बता तू कर क्या रहा है। तो ऑल्दो मैं गाना गा रहा हूँ, लेकिन बिकॉज मैंने म्यूजिक वीडियो बना दिया तो मैं उसको एंटरटेनमेंट में डाल दूंगा, या तो मैं उसको फिल्म एंड एनिमेशन में डाल दूंगा, क्योंकि फिल्म एंड एनिमेशन ज़्यादा पॉपुलर है, उस पर यूट्यूब ज़्यादा इंप्रेशंस देता है। तो गेम रिग्ड है पहले से, और वो सबको पता है कि गेम रिग्ड है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कियोस कहाँ से आता है। अगर आप घर से बाहर निकले गाड़ी लेके और आपको पता है कि सारे जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं कोई भी रूल फॉलो नहीं करने वाले हैं, तो आप सिर्फ रूल फॉलो करेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, लोग आपको चंदन बोल के बुलाएंगे, करेक्ट। चंदन मतलब समझ लीजिए, लोग आप, अगर बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल और सिर्फ आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बन गए चंदन, ठीक। चंदन नाम के व्यक्ति बुरा मत मानिए, ये आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है। चंदन का मतलब कुछ और है जो मैं कहूँगा नहीं यहाँ पे, करेक्ट। तो इसी तरीके से सबको पता है कि यार यहाँ पे तो कोई रूल है नहीं, और सबको ये भी पता है कि यार रोड के उस साइड में व्यू बढ़िया मिलता है, धूप कम आती है, सब लोग चाहेंगे उसी तरीके से उसी साइड से ड्राइव करना। तो यहाँ पे हो गया एक इनकरेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ कंटेंट जो पहले दिन से हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा फ्लॉ है यूट्यूब अगर खुद कैटेगराइज करने जाएगा तो उसको एल्गोरिथम पे ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अब वो तो है कॉर्पोरेट कंपनी, चाहेगी कि वो जितना हो सके प्रॉफिट अपने लिए रखे और बाकी लोग जाए भाड़ में, कंटेंट जाए भाड़ में, क्योंकि उसको पता है कि लोग वैसे भी देखने आएंगे। कैटेगराइज का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मा जो है उसने दे रखा है लोगों पे। अब लोग, कितने लोगों को ये समझ है कि इसका कैटेगरी क्या है। आधे लोग तो इसको फिल भी नहीं करते, आधे लोग इसको खाली रख देते हैं। जो इसको खाली रखते हैं पता है उसका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, उसका कैटेगराइजेशन होता है वो जो टैग्स यूज करते हैं उसको देख के। अब चलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टैग्स डालते ही नहीं है, उल्टा सीधा टैग्स डालते हैं। जैसे वीडियो बनाया यूट्यूब पे टैग्स डाल दिए फेसबुक के, हजारों लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बहुत सारे लोग हैं एक लाइन डाल के छोड़ देते जैसे मैंने दिया है,
मुझे इसमें से कुछ मॉनेटरी गेन नहीं करना था, मुझे इसको कहीं पहुंचाना नहीं था, मुझे ऐसे करके डालना था, इसलिए मैंने डाल दिया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, आई डोंट केयर। इसलिए मैंने फिलअप ही नहीं किया, मैंने सिर्फ टाइटल डाल दिया है कि कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए, मेरे जो जिन लोगों का मैं ट्रेनिंग लेता हूँ उनको ज़रूरत पड़े तो वो ढूंढ सके। मैंने तो अनलिस्टेड करके भी रखा है इसको, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे पब्लिक वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें कोई टैग्स नहीं है, जिसका डिस्क्रिप्शन में उल्टा पुल्टा है, जिसका टैग्स उल्टे पुल्टे हैं, तो वो कहाँ कैटेगराइज होंगे? तो होंगे उसी तरीके से। आप समझने की कोशिश कीजिए गलती कहाँ से शुरू हो रही है। पूरा जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो कैटेगराइजेशन ऑफ वीडियोस है, जिससे वो प्रॉपरली लिस्टेड होगा, इंडेक्स्ड होगा, और जब आप बिजनेस को अपना प्रेफर्ड कंटेंट कंटेंट टॉपिक चूज करेंगे, आधे कंटेंट तो बिजनेस में टैग्ड ही नहीं है, तो यूट्यूब दिखाएगा क्या आपको? करेक्ट। तो पूरा चीज जो है वो गड़बड़ी, मेन चीज जो है स्टार्ट में गड़बड़ी है कि यूट्यूब कैटेगराइजेशन या तो छोड़ देता है पब्लिक पे, या तो खुद रैंडम कैटेगराइजेशन करता है, जो उसका एल्गोरिदम करता है, जो कैसे काम करता है खुद गूगल वाले को भी नहीं पता होगा, क्योंकि अभी उन्होंने बना के छोड़ दिया है, सिस्टम खुद रन कर रहा है, क्योंकि उनके पास वो मंशा नहीं है, वो इंटेंट नहीं है कि वो लोगों को हायर करे ताकि वो वहां बैठ के ये चीज करे। उनको पूरा ऑटोमेट करना है, और जब ऑटोमेट होगा हजारों चीजें, वो जो लॉजिक है, हजारों लॉजिक जो लॉजिक बना के एक बंदा, मेरा एक दोस्त डायरेक्टर है, वो तो बहुत टेंशन में कि वो अपना कि कुछ चीज उसने बनाया है, उसको फीचर बोले या डॉक्यूमेंट्री बोले या फीचर फिल्म बोले या शॉर्ट फिल्म बोले, क्या बोले उसको समझ नहीं आ रहा है। मैं बोला भाई इतना क्यों सोच रहा है, डाल दे यूट्यूब पे, भाई पे छोड़ दे, यूट्यूब जो करेगा करने दे उसको, तेरे हाथ में वैसे भी कुछ है नहीं, तूने बनाया है, अब राम नाम सत्य है बोल के छोड़ दे उसको, अगर डूबी तो डूबी, अगर चली तो चली, क्योंकि वैसे भी कुछ हमारे हाथ में है नहीं। अब आप सोचेंगे कि बहुत डिमोटिवेटिंग बात कर रहा है, डिमोटिवेटिंग बात नहीं, सच्चाई जानेंगे। हमारी आदत क्या होगी है ना, ये सोशल मीडिया के ज़माने में सच्चाई बिना देखे, रियलिटी को बिना समझे, ये जो परोसा गया रियलिटी है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो रियलिटी आपको दिखाई जाती है, जो मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है, उस पर भरोसा कर लेते हैं हम सब लोग, और इसीलिए अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। सबकी हालत सेम है, किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे। जो लोग हिट हो गए हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, उनको भी नहीं पता कैसे कमा रहे, हो गया कुछ लग गया, दे वर एट द राइट पॉइंट, एट द राइट प्लेस, एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम, सही टाइम पे सही जगह पे थे, नसीब था, कर्मा था, क्या था, उसको सोच के क्या फायदा। आप क्या कर सकते हैं, उससे पहले आप जानिए कि आप क्या नहीं कर सकते। आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते रिगार्डिंग यूट्यूब को जो करना होगा वो अपने आप करेगा। आपके हाथ में क्या है फिर? तंबूरा छोड़ के आपके हाथ में है यूट्यूब का टाइटल, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब के टैग्स, और कई सारे ऐसे टूल्स जो आपके वीडियो को शायद कभी जाके रैंकिंग में लाए। क्या है वो? कुछ चीजें मैंने अभी बताई। क्या आपके वीडियो को, आपके YouTube वीडियो को कौन सी चीज है जो आगे ले जा सकती है? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टैग्स, और ये कैटेगरी, परफेक्ट कैटेगराइजेशन समझ बूझ के करिएगा। और याद रखिए, आज आपने एक चैनल बनाया जिसमें आपने 10 वीडियो डाले हैं एडुकेशन पे, 11वें वीडियो के टाइम पे आपको लगा कि चले यार मैं कुछ कर देता हूँ, पीपल एंड ब्लॉग्स में डाल के देखता हूँ। मत करिएगा, क्योंकि अर्जुन ने जब मछली की आंख पे तीर मारा था, वो सिंगल होल हार्टेडली सिर्फ एक ही चीज वो देख रहा था, और वो क्या था? वो था मछली की आंख। यानी आपका चैनल भी वो मछली की आंख में लगने वाला तीर की तरह बनेगा, जिसका सोल डायरेक्शन एक तरफ होगा। यानी टैग्स से लेके, डिस्क्रिप्शन से लेके, टाइटल से लेके, बाकी सारी चीजें, थंबनेल, सब मिला के एक तीर जैसा होना चाहिए, और वो तीर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, तब जाके आपका वीडियो कहीं किसी जगह तक पहुंच पाएगा, और रेगुलर उस पर व्यूज आएंगे। ये मत सोचिए कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। हर दिन अगर आपके वीडियो में 10-15 करके व्यूज आ रहे हैं, आपने नया चैनल खोला है, आप सक्सेसफुल हैं, आप आराम से सक्सेसफुल हैं, आप होने वाले हैं सक्सेसफुल। वीडियो निकालना बंद मत कीजिए, यह है सबसे बड़ी बात।
यानी YouTube का एल्गोरिदम जो है वो आपका वीडियो को कैटेगराइज कैसे करता है, आपके वीडियो के कीवर्ड्स से, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, टाइटल से, ये जो मार्केट प्लेस है उसमें कहाँ आपको शोकेस करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कहीं जाएगा या फिर सड़ जाएगा। समझ गए? यानी YouTube एल्गोरिदम जो है अंधे की तरह है। उस अंधे के हाथ में 3-4 सेंसर हैं। वो सेंसर डिपेंड करता है आपके टाइटल पे, आपके डिस्क्रिप्शन पे, आपके टैग्स पे, आपके थंबनेल पे, कैटेगरी पे, और 2 चीज़ें हैं, एंड स्क्रीन्स हैं, कार्ड्स हैं। ये 2 चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ट्रांसक्रिप्ट। मतलब अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसका हिंदी में अनुवाद, अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद, जो वीडियो में टेक्स्ट फाइल की तरह अपलोड किया जा सकता है, या यूट्यूब में जाके आप खुद एडिट करके कैप्शंस डाल सकते हैं, क्लोज्ड कैप्शंस जिसको बोलते हैं। वो अगर आपने डाल दिया, बहुत मेहनत वाली बात है, लेकिन वो अगर आपने डाल दिया, रेगुलरली डाला अपने हर एक वीडियो पे, बहुत मेहनत वाली बात है, सबसे नहीं होता। सिर्फ वही लोग जिनके पास बहुत सारा पेशेंस है या तो बहुत बड़ा टीम है, उनसे होता है। और वो क्या होता है, उससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को वहाँ से वो कीवर्ड पकड़ता है, क्लोज्ड कैप्शन से, माने वो जो सबटाइटल्स है वहाँ से वो कीवर्ड पकड़ता है। फिर वो आसानी से आपके वीडियो को या तो रैंकिंग या ऑर्गेनिक सर्च में पुश कर सकता है। तो ये जो 5 या 6 चीज़ें हैं, ये बनाती हैं आपकी वीडियो को तीर की तरह बनाती है। अब और भी बातें हैं, लेकिन एक पॉडकास्ट में सब कुछ बताना जायज़ नहीं होगा, बहुत बहुत लंबा चलने वाला है ये सारी चीज़ें जो हैं। तो और मैं धीरे से टाइम लेके बताऊंगा, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कौन कहाँ जाने वाला है, सब यहीं पे रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और क्या है। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये एल्गोरिदम का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये एल्गोरिदम कैसे बदला। ये एल्गोरिदम ऐसे नहीं था पहले। 2015 से पहले एल्गोरिदम का एक वर्जन था, 2018 से पहले इसका एक वर्जन था, 2020 में भी इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस क्या है, तो गूगल ये सब चेंजेस क्यों ला रहा है, इसका फाइनल मोटिव क्या है, और क्या ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब की जगह पे, जो अभी भर भर के एड्स डाल रहा है हर वीडियो में, यूट्यूब ने अभी एक नया क्लॉज रखा है कि कोई भी वीडियो पे जो उसको अच्छा लगे वो उसमें ऐड डाल देगा। वो चैनल मोनेटाइज हो ना हो, सब कुछ घंटा फर्क पड़ता है उसको, वो डाल देगा। वो मालिक है, उसके पास मोनोपोली आ गया है, कोई है नहीं उसके सामने। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्टार्टअप ऐसा है जो यूट्यूब को चैलेंज करे, यूट्यूब की जगह पे एक ऐसा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाए जो यूनिवर्सल कैटेगराइजेशन का टेक्निक जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने एल्गोरिदम के जरिए, जो एक यूनिवर्सल मार्केट प्लेस की तरह, जहाँ पे शोकेस जो है वो शोकेस सबको सेम दिखे, एटलीस्ट सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखे, और वो कैटेगराइजेशन और या क्लासिफिकेशन जो भी आप बोले उसका एक लॉजिक हो। मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब के पास लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि यूट्यूब का लॉजिक इफेक्टिव नहीं है। इसी की वजह से जो चीज़ मुझे देखनी है या जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है वो आजकल मुझे यूट्यूब में नहीं मिलती। तो मैंने यूट्यूब स्क्रॉल करना या यूट्यूब में जो है ब्राउज करना बहुत कम कर दिया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में यूट्यूब विल बी फिजल्ड आउट? क्या पॉसिबल है? पता नहीं, डिस्कस करेंगे। सबसे मेन है एल्गोरिदम, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन है, और वो अपने आप ही चल रहा है, और जो कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है। अगला जो पॉडकास्ट होगा वो इस पर होगा, ठीक है? तो आप बने रहिए। कुछ बोलना हो तो कमेंट कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए प्लीज़। अच्छी बातें ना बोलना मत बोलिए, गाली गलौज मत कीजिए, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट तक, तब तक
ठीक रहिए, कंटेंट बनाते रहिए, सही तरीके से कैटेगराइज करिए उसको, और जय हिंद।